एक बार जब सब ज्वाइन कर लेंगे फिर स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स ही हैं। Ask everyone to join fast. Shivani Yadav, keep your mic on mute. Okay, I guess we will start now. There are 32 participants. यूनिवर्सल प्रिकॉशन पढ़ेंगे या फिर इसको हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन भी बोलते हैं। सुमन, प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट। Everyone keep your mics on mute. So यूनिवर्सल प्रिकॉशन या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है? Standard precaution या universal precautions are the group of practices of infection prevention and control infectious agents based on the principle that all blood, body fluid secretions, excretions, non-intact skin and mucous membrane may contain transmissible pathogens. तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में हम वो सारे मेजर्स लेते हैं, वो सारे स्टेप्स लेते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें, फैलने से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और इसमें हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का जितना भी ब्लड हो गया या जो भी बॉडी फ्लूइड हो गया, सिक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सिर्फ स्वेट को छोड़ के जितना भी बॉडी फ्लूइड हो गया पेशेंट का, और नॉन इंटैक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो चीज़ें हैं इनसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिसिबल हो सकते हैं, मतलब फैल सकते हैं। एक और बार मैं बताती हूँ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एक ऐसे प्रिकॉशंस के मेजर्स हैं। दीज आर सम प्रैक्टिसेस, ये ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपनाते हैं जब हम हॉस्पिटल में होते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकें। ठीक है, और इसमें हम ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट
ऑल ब्लड, मतलब पेशेंट का, जो भी पेशेंट होने दो, उसका ब्लड, उसका बॉडी फ्लूइड, उसका सिक्रीशन, चाहे वो माउथ का सिक्रीशन हो या फिर वो फीसेस हो या यूरिन हो, कुछ भी होने दो, कितना भी बॉडी फ्लूइड होने दो, वो सब इन्फेक्शियस हो सकता है, ठीक है। और नॉन इंटैक्ट स्किन, नॉन इंटैक्ट स्किन मतलब जो केयर गिवर्स हैं या जो पेशेंट है, पेशेंट को अगर हमने सर्जरी के टाइम पे कट लगाया तो वहाँ से भी बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, या अगर किसी इंसान जो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं जो केयर दे रहे हैं, उनको अगर कट लगा हुआ है तो वहाँ से भी बैक्टीरियाज अंदर जा सकते हैं। नॉन इंटैक्ट स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है जो मेम्ब्रेन हमारे माउथ के अंदर है, या जो मेम्ब्रेन विच इज कवरिंग द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स में पैथोजेंस इजीली ट्रांसमिसिबल हो सकते हैं। समझ में आई बात? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में हम ये एक कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस या फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसका जो मतलब प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि ब्लड, जितना भी ब्लड होने दो पेशेंट का या किसी का भी, बॉडी फ्लूइड होने दो, नॉन इंटैक्ट स्किन होने दो, म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ से जो बैक्टीरियाज हैं या पैथोजेंस है वो ट्रांसमिसिबल होते हैं, वो फैल सकते हैं। इट अप्लाइज टू ऑल पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डायग्नोसिस। और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हम हर पेशेंट के लिए अपनाते हैं, चाहे वो हाईली इन्फेक्शियस हो या फिर ना हो। सभी पेशेंट्स के लिए हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? बिकॉज इन द हॉस्पिटल यू नेवर नो, कुछ पेशेंट्स आए हैं इमरजेंसी में, अभी वो एडमिट ही हुए हैं, उनकी आपने सही से जांच भी नहीं की है, टेस्ट भी नहीं हुए हैं उनके, और आपको नहीं पता कि ये पेशेंट को कुछ खतरनाक बीमारी है या नहीं है। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का सभी पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसको खतरनाक बीमारी हो या ना हो, क्योंकि यू नेवर नो विच पेशेंट इज़ हाईली इन्फेक्टेड, विच पेशेंट हैज़ HIV एंड विच पेशेंट डज नॉट हैव HIV, या फिर विच पेशेंट हैज़ hepatitis and which patient does not have hepatitis when the patient is coming to the hospital, unless you get the viral markers done। वायरल मार्कर्स मतलब जब तक आप टेस्ट करते हो, टेस्ट का रिजल्ट आता है, तब जाके आपको पता चलता है। तो तब तक के लिए हमें क्या करना है? हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को अपनाना है। समझ में आई बात? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होता है? यस हाँ मैम। यस मैम बोलो। ये चैप्टर 12 के अंदर ही है। हाँ मैम पर यूनिवर्सल 12 चैप्टर तो हमें श्वेता मैम पढ़ा रही हैं। 12 Yes, नहीं, ma'am. 11 12 आई विल नॉट बी टीचिंग 12th यूनिट। श्वेता मैम, मेरी बात हो गई थी, श्वेता मैम विल बी टीचिंग, आई विल बी जस्ट कंप्लीटिंग दिस 11th यूनिट। दिस इज द लास्ट यूनिट विच इज अंडर मी, ठीक है? मेरा पोर्शन फिर ओवर हो चुका है। 11th यूनिट का है फिर? हाँ 11th यूनिट का है। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होते हैं? ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हम इन्फेक्शन को रोकते हैं फैलने से, और ये प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हम हर पेशेंट के लिए करते हैं, चाहे वो उसकी कोई भी डायग्नोसिस होने दो, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं चलता और पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस होता है। तो इसीलिए हम इन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हर पेशेंट्स के लिए करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है, इसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जितना भी पेशेंट का
बॉडी फ्लूइड होने दो, ब्लड होने दो, सिक्रीशंस होने दो, एक्सक्रीशंस होने दो, सिर्फ स्वेट को छोड़कर ये इन्फेक्शन को फैला सकता है। इसके अलावा अगर स्किन इंटैक्ट नहीं है या म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्फेक्शन को फैला सकता है। स्किन इंटैक्ट नहीं है मतलब अगर किसी को कट है या सर्जरी हुई है या इंजरी हुई है तो तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम इसमें ध्यान रखते हैं। समझ में आ गई बात? कैन वी मूव टू द Yes, नेक्स्ट ma'am. स्लाइड? Yes, ma'am. अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मैंने जैसे आपको बोला इसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, तो क्या क्या प्रैक्टिसेस इसमें हम अपनाते हैं। सबसे पहले है हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मतलब कि हाथों को धोना। हैंड वॉशिंग इज द फर्स्ट एंड द foremost important यूनिवर्सल प्रिकॉशन। फिर गाउन, मास्क, फेस प्रोटेक्शन, ग्लव्स, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, पेशेंट केयर इक्विपमेंट डिवाइसेस, environmental control, textile and laundry, worker safety, patient placement and transport, respiratory hygiene and cough etiquettes, infection control practices for lumbar puncture। तो ये सारे एलिमेंट्स है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के। एक एक करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। हैंड वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग का वीडियो मैंने आपको लास्ट क्लास में भेजा था। आई होप यू मस्ट हैव सीन। Yes, ma'am. क्या आपने देखा? Yes, ma'am. ओके, वेरी Yes, गुड। ma'am. तो Yes, ma'am. हैंड वॉशिंग दो तरीके की होती है। एक तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग और मेडिकल हैंड वॉशिंग। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है दैट इज़ फॉर 40 to 60 सेकेंड्स, मतलब कि 1 मिनट तक की हैंड वॉशिंग होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग। लेकिन जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है दैट इज़ फॉर 5 मिनट्स और 2 to 3 मिनट्स इन बिटवीन ऑपरेशंस के बीच में। मतलब एक ऑपरेशन खत्म हुआ है फिर दूसरा स्टार्ट होने वाला है तो उसके बीच में जो है 2 से 3 मिनट हो सकता है, वरना 5 मिनट की सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। और हैंड रब जो होता है, हैंड रब इज़ फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। जो हम अल्कोहल रब का इस्तेमाल करते हैं, आजकल हम सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हम 20 to 30 सेकेंड्स तक उसका इस्तेमाल करेंगे हैंड रब का। क्लियर है? और हैंड Yes, वॉश जो ma'am. है 40 to 60 सेकेंड्स तक। Ma'am. तो ये टाइमिंग ज़रूरी है। 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो कब कब हमें हैंड वॉशिंग करना है? सबसे पहले बिफोर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करना है। बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, अगर हमारे हाथ पर कुछ लग जाता है, बॉडी फ्लूइड लग जाता है पेशेंट का, तो तब हमें हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करना है। वैसे तो हमें ग्लव्स पहनना है लेकिन ग्लव्स उतारने के बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करना है। समझ आई बात? ये 5 मोमेंट्स है ऑफ हैंड वॉशिंग। देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम PPE बोलते हैं, अ वैरायटी ऑफ बैरियर्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, एयरवे, स्किन एंड क्लोथिंग व्हेनेवर ब्लड बॉडी फ्लूइड स्प्लैशेस आर एक्सपेक्टेड। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि सर्जरी के दौरान या कोई भी प्रोसीजर के दौरान कि बॉडी फ्लूइड हमारे ऊपर गिर सकता है या हमारे ऊपर छींटे आ सकती हैं, तो तब हम क्या करेंगे? PPE, प्रॉपर PPE का इस्तेमाल करेंगे। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो तब हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे। अगर पेशेंट को
स्किन इन्फेक्शन है तो तब हम ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पेशेंट को ब्लड में इन्फेक्शन है या उसके बॉडी फ्लूइड्स में इन्फेक्शन है और तब और हमें ये डर है कि हमारे ऊपर ब्लड गिर सकता है, अगर इन्फेक्शन नहीं भी है, अगर सर्जरी के दौरान या कोई भी प्रोसीजर के दौरान अगर हमें ये डर है कि हमारे ऊपर ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्प्लैश हो सकते हैं, तो तब हम पूरे पीपीई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गाउन हो गया, हेड कैप हो गया, शू कवर हो गया, और मास्क हो गया, फेस कवर हो गया, फेस शील्ड हो गई, गॉगल्स हो गए, ग्लव्स। पूरे पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। Gloves used when touching blood, body fluid, secretions, excretions, contaminated items for touching mucous membrane and non-intact skin. तो जब भी हम पेशेंट की नॉन इंटैक्ट स्किन को टच कर रहे हैं, नॉन इंटैक्ट स्किन मतलब या तो वहाँ पे सर्जरी हुई है या वहाँ पे वूंड हुआ है, चोट लगी है पेशेंट को, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब अंदर के जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको टच कर रहे हैं, या फिर हम पेशेंट के ब्लड को टच कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स को टच कर रहे हैं, सिक्रीशंस को, एक्सक्रीशंस को, कंटामिनेटेड आइटम्स, इन सब चीज़ों को टच कर रहे हैं, तो तब हमें ग्लव्स पहनना है। कंटामिनेटेड आइटम्स मतलब पेशेंट के आसपास की जो चीज़ें हैं उसको टच कर रहे हैं। तो गाउन हमें कब पहनना है? यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड पेशेंट केयर एक्टिविटीज व्हेन कॉन्टैक्ट फॉर क्लोथिंग एक्सपोज स्किन विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन इज एंटिसिपेटेड। तो जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर पेशेंट का ब्लड या बॉडी फ्लूइड गिर सकता है या स्प्लैश हो सकता है, या फिर हमें अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करना है, तो तब हम गाउन का इस्तेमाल करते हैं। मास्क, गॉगल और फेस शील्ड used during patient care activities likely to generate splashes or sprays of body fluid, secretion और excretion. तो अगर हमारे मास्क और ग्लव्स और फेस शील्ड का, हम गॉगल्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि ब्लड या बॉडी फ्लूइड हमारे ऊपर गिर सकते हैं, या फिर जैसे अभी कोविड एरियाज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोविड जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी पे ना जाए, तो तब हम मास्क या शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सपोज करो कि आपके हाथ पे आपने पेशेंट को टच किया और वही हाथ से आपने अपने नाक में टच किया, नाक में क्या है, नाक किससे कवर्ड है? म्यूकस मेम्ब्रेन से, या फिर आपने अपने आँखों को टच किया, तो यू कैन गेट द इन्फेक्शन। टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री, की प्रिंसिपल्स फॉर हैंडलिंग सॉइल्ड लॉन्ड्री। सॉइल्ड लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल्ड लॉन्ड्री? सॉइल्ड लॉन्ड्री टॉयलेट आइटम्स होते हैं उनको जो डिस्पोज कंटामिनेटेड करते हैं। लिनन होते हैं। वेरी गुड। जो कंटामिनेटेड लिनन्स होते हैं, या तो बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड हो गए या फिर ब्लड से कंटामिनेटेड हो गए हैं, तो तब उसके लिए हमें क्या करना है? नॉट शेकिंग दी आइटम्स को शेक नहीं करना है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ वंस बॉडी एंड पर्सनल क्लोथिंग, तो अपनी बॉडी से दूर रखना है। बेडशीट पे अगर वॉमिट हो जाता है पेशेंट का, या फिर यूरिन पास हो जाता है, तो अपनी बॉडी से बेडशीट को दूर रखना है, ठीक है? और आइटम्स को शेक नहीं करना है। डिस्पोज द सॉइल्ड आइटम्स वाटर सॉल्युबल बैग, डिस्पोज नॉन सॉइल आइटम्स इन ब्लू बैग। तो जो सॉइल्ड आइटम्स हैं उन्हें एक अलग लॉन्ड्री में रखना है और लॉन्ड्री बैग में रखना है, और जो नॉन सॉइल्ड आइटम्स हैं उन्हें अदर लॉन्ड्री बैग में रखना है। ब्लू बैग ज़रूरी नहीं है, ब्लू बैग का हम इस्तेमाल नहीं करते इंडिया में, लेकिन अलग लॉन्ड्री बैग में रखते हैं ताकि जो दूसरी बेडशीट्स हैं वो ख़राब ना हो इस बेडशीट की वजह से।
ठीक है। जो सॉइल्ड बेडशीट्स होती हैं उन्हें हम अलग बैग में रखते हैं, और जो अनॉन सॉइल्ड बेडशीट्स होती हैं या लिनन या जो भी लॉन्ड्री है उन्हें हम अलग बैग में रखते हैं, ताकि दूसरी चीज़ें भी उनकी वजह से ख़राब ना हो। और जब हम उन्हें बैग में, लॉन्ड्री बैग में डालने जा रहे हैं, तो अपने आप से दूर रखना है, अपनी बॉडी से, अपने पर्सनल क्लोथिंग से उसे दूर रखना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes. यस मैम। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या है? सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक एंड शार्प रिलेटेड इंजरीज। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नीडल स्टिक इंजरीज ना हो। नीडल स्टिक इंजरीज मतलब जो यूज्ड नीडल्स हैं वो हमें ना चुभे, या किसी को भी ना चुभे। सिर्फ हमें ही नहीं, कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ होने दो, चाहे वो वर्कर्स जो कचरा उठाते हैं वो ही क्यों ना होने दो, उन्हें भी नीडल्स ना चुभे, इसका ध्यान भी हमें ही रखना है। जैसे पहले भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि नीडल्स के लिए हम शार्प प्रूफ कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। वाइट कलर का बॉक्स होता है, उसमें हम नीडल्स डालते हैं। बैग में, कोई भी प्लास्टिक बैग में नीडल्स को नहीं डालते। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है पंचर प्रूफ नहीं होते। प्लास्टिक बैग में से नीडल जो है निकल कर किसी को भी चुभ सकती है। समझ आई बात? इसीलिए हम पंचर प्रूफ कंटेनर्स का ही इस्तेमाल करते हैं नीडल्स के लिए। Precautions during aerosol generating procedures. Now what do you mean by aerosol generating procedures? Aerosol generating procedures कौन से होते हैं? एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स वो होते हैं जहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। फॉर एग्जाम्पल सक्शनिंग। सक्शनिंग पढ़ा है आपने? यस मैम। क्या होता है सक्शनिंग? ओरल सक्शनिंग। ओरल सक्शनिंग पढ़ा है? सक्शनिंग पता है क्या होता है? ईटी सक्शनिंग, ओरल सक्शनिंग, ट्रेकियोस्टमी सक्शनिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम नहीं पढ़ा है। सक्शनिंग का मतलब होता है जब सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं पेशेंट के मुंह में, या फिर पेशेंट के ट्रेकिया में, या फिर एयरवेज में, जब सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं तो हम सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग में हम ट्यूब डालकर सिक्रीशंस को खींचते हैं। उन पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट बेहोश हैं, वो खुद से उन सिक्रीशंस को नहीं निकाल सकते या कफ आउट नहीं कर सकते उन सिक्रीशंस को, या फिर उन पेशेंट्स के लिए जिनकी जो वेंटिलेटर पे होते हैं, जिनकी ट्यूब्स लगी हुई हैं, उन पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं? सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग में हम क्या करते हैं? ट्यूब डालकर जो भी सिक्रीशंस हैं उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं। दैट इज नोन एज सक्शनिंग। समझ में आ गई बात? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये क्या है? ये एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो इस समय हमें क्या करना है? इस समय हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें मास्क ज़रूर पहनना है सक्शनिंग करते वक्त। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो पेशेंट की बीमारी हमें लग जाएगी। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट मतलब कि पेशेंट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, या हमारे अगर कहीं पर कट लगा है, ठीक है, अगर हमें कहीं पे कट लगा है तो उस एरिया को आप बैंडेड कर लो हॉस्पिटल में जब भी हो आप, क्योंकि कट से इन्फेक्शन जल्दी अंदर जा सकता है, बैक्टीरियाज अंदर इजीली जा सकते हैं अगर स्किन में कट है। म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। या तो आप ग्लव्स पहन के रखो, और अगर ग्लव्स
नहीं आप पहन सकते हो इतना, तो उस एरिया को आप कवर कर लोगे विद द हेल्प ऑफ बैंडेड या कोई भी बैंडेज, डिपेंड करता है कितना बड़ा कट है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस में क्या है, डू नॉट रीकैप द नीडल। ये बात को हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप पेशेंट को इंजेक्शन देते हो, इंजेक्शन देने के बाद नीडल की कैप को फिर से नहीं लगाना है। समझ में आ रही है बात? नीडल की कैप को अगर आप फिर से लगाओगे, ज़्यादातर नीडल स्टिक इंजरी तभी होता है जब आप नीडल की कैप को फिर से लगाते हो। ठीक है, नेवर रीकैप द नीडल, नीडल को फिर से रीकैप मत करो। समझ में आ रही है बात? मैम फिर वो ओपन रहेगी? यस मैम। हाँ, आप उसको अभी पोर्टेबल नीडल कटर्स आते हैं, आप ट्रे में पोर्टेबल नीडल कटर्स रखोगे तभी के तभी नीडल को काट दोगे, उसको ओके कैप मैम। नहीं करोगे। कई बार कैप करने से ही नीडल स्टिक इंजरीज होती है, मुझे भी हुई है। एक बार मैं नीडल को कैप कर रही थी और मुझे नीडल स्टिक इंजरी हो गया। So this is a wrong practice. I'm telling you, one needle, one syringe, only one time. तो बहुत बार ऐसा होता था, अभी नहीं होता है, लेकिन तब भी ऐसा हुआ करता था कि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाईज क्योंकि कम होती है, तो एक ही नीडल या एक ही सिरिंज को मल्टीपल पेशेंट पे इस्तेमाल करते थे। और यू नेवर नो किस पेशेंट को HIV है, किस पेशेंट को हेपेटाइटिस है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक नीडल या एक सिरिंज को एक मल्टीपल पेशेंट्स पे इस्तेमाल करेंगे तो हम एक से दूसरे को इन्फेक्शन पास ऑन कर सकते हैं। तो इसीलिए we need to use one needle, one syringe, only one time. Do not recap the needle and use only one needle, one syringe, only one time. Remember this. Needles or sharps dispose immediately after use in puncture proof resistant या puncture resistant container. तो जैसे ही आपने यूज़ कर लिया है वैसे ही आप उसको पंचर रेसिस्टेंट या पंचर प्रूफ कंटेनर में डाल दो। नॉट प्लेस्ड ऑन एनवायरमेंटल सर्फेसेस, कोई भी जगह आप नीडल को बिना ऐसी ही मत छोड़ दो। सपोज़ आपने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद आप स्टेशन पर आए, मतलब जो वो स्टेशन नर्सेस स्टेशन मतलब जहाँ पे नर्सेस काम करती हैं वहाँ पर आए और आपने नीडल को निकाल कर अपनी टेबल पे रख दिया। इज दिस अ राइट प्रैक्टिस? इससे क्या होगा, अगर No, आपको ma'am. नहीं चुभेगी तो दूसरी किसी नर्स को चुभ जाएगी। ठीक है, नॉट, it should not be placed on any environmental surfaces. Not recapped if recapping is essential, use one hand technique. अगर आपके आसपास कोई भी डिस्पोज करने के लिए पंचर प्रूफ कंटेनर नहीं है फॉर एग्जांपल, या आपके पास नीडल कटर नहीं है आसपास और आपको पेशेंट को इंजेक्शन देने के बाद आपको दूर तक लेके जाना है नीडल को, तो तब रीकैप करना असेंशियल होगा। मतलब आपको रीकैप तो करना पड़ेगा। अगर आपको दूर लेके जाना है, बहुत बड़ा वार्ड है और आपको लेके जाना है नीडल को अपने नर्सिंग स्टेशन पे, क्योंकि सिर्फ वहीं पर ही पंचर प्रूफ कंटेनर है और आपके पास जो है नीडल कटर भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गरीब हॉस्पिटल जहाँ पे नीडल कटर नहीं है, पंचर प्रूफ कंटेनर एक ही है पूरे वार्ड में, बड़े बड़े वार्ड्स हैं। तो तब आप क्या करोगे, आप अगर रीकैप भी कर रहे हो तो एक हैंड का इस्तेमाल करोगे रीकैपिंग के लिए। दूसरे एक हाथ में नीडल को पकड़ के दूसरे हाथ से रीकैप नहीं करोगे, सिर्फ एक हाथ से ही आप रीकैपिंग का इस्तेमाल करोगे।
वो कैसे करते हैं वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट, या तो मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा हाउ यू कैन यूज़ वन हैंड टेक्निक टू रीकैप, ठीक है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करके ही दिखा सकते हैं। और जैसे एक्सक्यूज मी ही मैम। हाँ मैम तो गुंजन बात कर रही हूँ। मैम क्या है, मेरे घर में फंक्शन है, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मैंने अटेंडेंस लेके स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया। क्या मैम मेरी कजन की, मैं बोल रही हूँ मैम मेरी कजन की वेडिंग है, मेरे घर में फंक्शन है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया। मैम मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? ओके, बट इट शुडंट बी लाइक दिस। आप बीच में क्लास नहीं छोड़ के जा सकते, ऐसे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी ना गुंजन। अगर मैम आप सॉरी क्लास ले रहे मतलब, हो तो पूरी क्लास लो। ओके मैम मैं बाद में लीव कर दूँगी। ठीक है। क्लोज शार्प कंटेनर व्हेन 3/4 फुल एंड 7 days मैक्सिमम। तो एक शार्प कंटेनर 3/4 ही भरना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं भरना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ओवरफ्लोडेड हो रहा है शार्प कंटेनर, ठीक है। 3/4 ही फुल होना चाहिए, तभी हमें उसको बंद कर देना है। और 7 days मैक्सिमम। एक शार्प कंटेनर एक वार्ड में 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो शार्प कंटेनर है, पंचर प्रूफ कंटेनर है, उसको हम 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखेंगे और 3/4 से ज़्यादा नहीं भरने देंगे। पूरी तरीके से नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीडल्स जो है ओवरफ्लो हो रही है। नेवर रीयूज नीडल्स, सिरिंजेस और लैंसेट्स। लैंसेट्स वो होता है जिससे हम ब्लड शुगर चेक करने के लिए, जो जिससे हम पेशेंट को प्रिक करते हैं, मतलब पेशेंट को जो चुबाने के लिए हम ब्लड शुगर जब चेक करते हैं, जब चुबाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लैंसेट बोलते हैं। तो इसका हम रीयूज़ नहीं कर सकते। सिरिंजेस का रीयूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सिरिंजेस में भी कई बार ब्लड आ जाता है, तो तब हम सिरिंजेस का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, नीडल्स का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और लैंसेट का भी हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सिरिंज, एक नीडल एक ही पेशेंट पे इस्तेमाल होगी। Never administer medication from the same syringe to more than one patient, even if the needle is changed or you are injecting through an intervening length of the IV tube. चीज़ लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी फॉलो होती है कि एक सिरिंज से मल्टीपल पेशेंट को ड्रग्स नहीं देने चाहिए, चाहे आप आईवी बॉटल में ही क्यों ना इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आईवी बॉटल में आप इंजेक्ट क्यों ना कर रहे हैं, तब भी आप मल्टीपल पेशेंट्स को ड्रग नहीं देंगे एक सिरिंज से। एक सिरिंज एक ही पेशेंट पे इस्तेमाल होगी। डू नॉट एंटर अ मेडिकेशन वायल, बैग और बॉटल व्हेन अ यूज सिरिंज और नीडल विद एन यूज सिरिंज और नीडल। और अगर आपने किसी पेशेंट पे सिरिंज का इस्तेमाल कर लिया है, नीडल का इस्तेमाल कर लिया है, तो उस सेम सिरिंज या नीडल से आप मेडिकेशन वायल या एम्प्यूल या बैग या बॉटल में फिर से उस सिरिंज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Never use medication packaged as single dose or single use for more than one patient. तो never use medications packaged as single dose or single use for more than one patient, मतलब कि आप एक मेडिकेशन पैकेज को एक से ज़्यादा पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मेडिकेशन पैकेज मतलब जो पेशेंट की वाइल है ड्रग की, या जो पेशेंट का जो बॉटल है, वो एक ही पेशेंट को चढ़ेगा। जो ग्लूकोज की बॉटल होती है वो एक ही पेशेंट को चढ़ेगी। अगर उसको नहीं चढ़नी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधी उसको चढ़ गई, आधी किसी और को चढ़ा दो, नहीं।
अगर उसको नहीं चढ़नी है तो आपको उसको डिस्कार्ड करना है, आपको उसको फेंकना है। ये नहीं कर सकते कि आधी इसको चढ़ाकर और आधी किसी और को चढ़ा दो। नो, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, यू कैन नेवर डू दैट। चाहे फिर वो इंजेक्शन ही क्यों ना हो या फिर वो बॉटल ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ होने दो, एक पेशेंट के लिए एक ही इस्तेमाल हो। अगर उसको आधी लेनी है तो आधी ही दो और बाकी आधी को डिस्कार्ड कर दो, किसी और पेशेंट पे इस्तेमाल मत करो। ऑलवेज यूज़ एसेप्टिक टेक्निक व्हेन प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन। तो जब भी आप इंजेक्शन या प्रिपेयर कर रहे हो या इंजेक्शन दे रहे हो तो आपको एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको क्लीन ग्लव्स पहनने हैं और अब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जा रहे हो तो ग्लव्स को चेंज करना है। और जो सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, वो एसेप्टिक होने चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए खुला हुआ इस्तेमाल कर लिया। जो पैकेट के अंदर बंद है वो मतलब एसेप्टिक है, जो खुली हुई रखी है चीज़ें वो एसेप्टिक नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? इज दैट क्लियर? Yes, yes, ma'am. यस मैम। मैम हाँ, मैम हम एक इंजेक्शन को एक ही पेशेंट पे दोबारा यूज कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं आप, एक पेशेंट पे दोबारा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उसी का इंजेक्शन है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक ही इंजेक्शन को 2 पेशेंट पे इस्तेमाल कर लिया। ठीक है? मैम उसकी टाइमिंग भी होगी या फिर मतलब कभी भी यूज कर सकते हैं? नहीं, इंजेक्शन की हमेशा टाइमिंग होती है। उसी टाइमिंग और उसी डोज या उसी रूट के हिसाब से इस्तेमाल करना है आपको। मैम नहीं, जैसे एक यूज करी उसी पेशेंट पे फिर दोबारा यूज करनी है तो उसके लिए टाइम वगैरह भी मतलब वो डिसाइड हाँ, होता है या फिर वो? कुछ इंजेक्शंस तभी के तभी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कुछ इंजेक्शंस हम फ्रिज में रख कर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंजेक्शन टू इंजेक्शन। ठीक है? कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो वो ख़राब हो जाएंगे, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक सुबह लगाना है, एक शाम में लगाना है, तो ऐसे नहीं कर सकते। अगर इंजेक्शन ख़राब होने वाला है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंजेक्शन ऐसा है कि हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। नाम लिखकर, पेशेंट का नाम, बेड नंबर, वो सब लिखकर हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसको नेक्स्ट डोज जब है पेशेंट का तब इस्तेमाल कर देते हैं। समझ बट में आई बात? मैम जो ओके निडल मैम। यस मैम। मैम हाँ, मैम जो निडल होगी उसकी वो तो चेंज करके यूज करेंगे ना हम? इंजेक्शन का मतलब है वाइल में जो इंजेक्शन है, वाइल में। मैं नीडल या सिरिंज की बात नहीं कर रही हूँ। वाइल क्या होता है? मैम वाइल जिसमें वो इंजेक्शन रहता है। जिसमें, हाँ, जिसमें इंजेक्शन रहता है वो बोल रही हूँ मैं। समझ में आई बात? यस मैम। डिटरमाइन पेशेंट प्लेसमेंट बेस्ड ऑन। अब पेशेंट को कहाँ, किस रूम में प्लेस करना है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन पे भी डिपेंड करता है। अगर एयरबोर्न ट्रांसमिशन है या फिर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है तो उस पेशेंट को हम दूसरे पेशेंट के साथ नहीं रख सकते। इसलिए कोविड वार्ड डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, राइट? तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन वाले पेशेंट को हम दूसरे पेशेंट के साथ रखेंगे तो उन्हें भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी वार्ड्स अलग होते हैं। समझ में आई बात? रेस्पिरेटरी वार्ड्स एक साथ नहीं होते दूसरे वार्ड्स के साथ। आइसोलेशन वार्ड्स अलग होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल रूम।
अगर सिंगल रूम है तो सिंगल रूम में रखेंगे, लेकिन अगर सिंगल रूम इतने नहीं है तो उन पेशेंट्स के साथ रखेंगे जिन्हें सेम प्रॉब्लम है, सस्पेक्टेड इन्फेक्शियस एजेंट, और उन पेशेंट्स के साथ भी रखेंगे जिन्हें एक सा इन्फेक्शियस एजेंट है। Patients with higher risk for pathogen transmission are prioritized to be admitted in a single room. तो उन लोगों को हम सिंगल रूम में रखते हैं जिन्हें ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे जिनकी इम्यूनिटी लो है, ठीक है, जिनका अभी ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट के बाद हम कुछ मेडिकेशन देते हैं जिससे इम्यूनिटी को लो कर दिया जाता है, ठीक है, तो इम्यूनिटी को लो करने के लिए कुछ मेडिकेशंस दी जाती है। तो उन पेशेंट्स को, या फिर जिनकी अभी सर्जरी हुई है, उन पेशेंट्स को हम सिंगल रूम में रख सकते हैं। अगर हम दूसरे पेशेंट्स के साथ रखेंगे तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। Patient placement and transport. Healthcare worker transporting a patient with transmissible infection should contain the site of infection. Example, applying a dressing over the surgical site, infection and other surgical mask for coughing patient. Healthcare worker should not wear PPE in hospital corridors. तो जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो ज़्यादा इन्फेक्शियस पेशेंट है, तो पेशेंट को हम, अगर पेशेंट बहुत खांस रहा है तो हम उसको जो है मास्क लगा देंगे। अगर पेशेंट का ड्रेसिंग में से ब्लड निकल रहा है या पस निकल रहा है तो उसको हम कवर कर देंगे जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब, ठीक है। और हेल्थ केयर वर्कर्स जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो उन्हें बोला गया है कि वो पीपीई हॉस्पिटल कॉरिडोर्स में ना पहने। कॉरिडोर्स में इसलिए ना पहने क्योंकि कॉरिडोर्स में दूसरे लोग भी होते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट भी होते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स भी होते हैं, तो दूसरे लोग होते हैं कॉरिडोर्स में, तो इसीलिए पीपीई का इस्तेमाल वहाँ ना करें। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनना भी पड़ता है। सो दिस इज़ रियली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि इसमें लिखा है कि नहीं पहनना चाहिए, पर अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो पहनना ही पड़ता है। Now, what do you mean by respiratory hygiene and cough etiquettes? कफ एटिकेट्स का मतलब क्या होता है? जब खांसी हो रही है तो कौन कौन से एटिकेट्स या फिर मैनर्स समझते हो? एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर्स। क्या क्या मैनर्स हमें पेशेंट्स को सिखाने हैं अगर उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो हम उन्हें बोलेंगे कि अपने माउथ को, नोज़ को कवर करें ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग। या तो वो मास्क पहन के रखे या फिर वो टिश्यू पेपर से अपने माउथ को कवर करे और अपने हाथ को बार बार साफ़ करते रहे, क्योंकि हाथ को अगर वो साफ़ नहीं करेंगे उसी हाथ को वो कहीं और लगाएंगे, फिर कहीं और लगाने से अगर उस जगह पे कोई और टच करेगा तो उसको वो इन्फेक्शन हो जाएगा। Cover your mouth and nose with the tissue when you cough or sneeze, और cover or sneeze into your upper sleeves, not your hand. जैसे आजकल बोला जाता है कि अपने upper sleeves में कवर करो, हाथ पे कफ मत करो। Put your used tissue in a waste basket. Wash with soap and water. तो सोप से अच्छे से हाथ को धो। क्लीन विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड क्लीनर, और अगर सोप और वाटर नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड क्लीनर का इस्तेमाल करो। तो ये होते हैं कफ एटिकेट्स जो हमें पेशेंट को सिखाने हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये तो आजकल बहुत सिखाया जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस इसके लिए बन गए हैं कफ एटिकेट्स के लिए। Post signs at entrance and in strategic places, example elevators, cafeterias, within ambulatory and inpatient settings with instructions to patients and other persons with symptoms of a respiratory infection.
तो हमें हर जगह आप देखना, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो या आपके कॉलेज के कॉरिडोर में भी हर जगह जो है साइंस लगे हुए हैं। साइंस क्या, ये पोस्टर्स लगे हुए हैं किस तरीके से कफ एटिकेट्स, कौन कौन से कफ एटिकेट्स हमें अपनाने हैं, हाथ को बार बार धोना है, अपने स्लीव्स पे खांसना है या छींकना है या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। ये सारे जितने भी पोस्टर्स हैं वो हमारे कॉलेज के कॉरिडोर्स में भी लगे हुए हैं और हॉस्पिटल में भी हर जगह लगे हुए होते हैं अगर आप देखें तो। Provide tissues and no-touch receptacles, example food pedal operated lid or open plastic lined waste basket or for disposal of tissues। तो आजकल के जितने भी वेस्ट कंटेनर्स हो गए हैं वो फूड ऑपरेटेड होते हैं, फूड पेडल ऑपरेटेड। आपको उनको टच करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी फेंकने के लिए, आप बस पैरों से दबाओगे और वो खुल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल जितने भी कमर्शियल एरियाज़ में हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं वो भी फूड पेडल ऑपरेटेड होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जो हैंड यस मैम। सैनिटाइजर्स है वो भी फूड पेडल ऑपरेटेड है ताकि कोई उसको टच करके गंदा ना करे। Provide resources and instructions for performing hand hygiene in or near waiting areas in ambulatory and inpatient settings। तो आपको फर्स्ट ईयर में इसीलिए हैंड हाइजीन के स्टेप्स सिखा दिए जाते हैं ताकि आप हर एक पेशेंट को, नहीं तो कम्युनिटी में हर एक घर को आप सिखाएं कि हैंड हाइजीन कैसे करते हैं, चाहे वो हैंड रब से हो या फिर वो सोप एंड वाटर से हो। Patient care equipment and instruments or devices. All patient care equipment that is soiled with blood, body fluid, secretion or excretion should be handled in a manner that will prevent skin and mucous membrane exposure। तो जितना भी पेशेंट का आसपास का सामान है, अगर उस पर बॉडी फ्लूइड लग गया है या फिर उस पर ब्लड लग गया है तो उसको हमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। पीपीई पहनकर उस इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना है और क्लीन करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज हो सकता है तो हम उसको स्टेरलाइज करेंगे। पेशेंट के आसपास का जो भी सामान है अगर वो स्टेरलाइज हो सकता है, जो हमने पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल किया है वो कंटामिनेट हो गया है तो हम उसको स्टेरलाइज करेंगे, वरना हाई लेवल डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हाई लेवल डिसइंफेक्शन में हम हाई केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ग्लूट्राल्डिहाइड। जो एंडोस्कोप वगैरह होती है, एंडोस्कोप में कैमरा होता है, लाइट होता है, तो इसको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते। ये जो कैमरा है, ये लाइट है, ये ऑटोक्लेव से खराब हो जाएगा। ठीक है, एंडोस्कोप हो गया या ब्रोंकोस्कोप हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद इसको हम ग्लूट्राल्डिहाइड सोल्यूशन में रख देते हैं। तो ग्लूट्राल्डिहाइड सोल्यूशन क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन या ग्लूट्राल्डिहाइड सोल्यूशन, ये जो है हाई लेवल डिसइंफेक्शन है और उसके बाद ही हम इसको दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? और अगर सिंगल यूज़ आइटम्स है तो उसको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करेंगे और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से उन्हें फेंका जाएगा।
लंबर पंचर एक प्रोसीजर होता है जो आप अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे। लंबर पंचर आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। लंबर पंचर में हम क्या करते हैं, L3 या L4 लंबर से हम CSF को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। CSF क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम L3 मतलब थर्ड लंबर या फोर्थ लंबर के बीच का जो स्पेस है वहाँ से हम CSF को विड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम जो भी विड्रॉ कर रहा है उसे हम बोलते हैं फेस मास्क पहनने के लिए। फेस मास्क और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। सो दिस इज व्हाट इट इज़। लंबर पंचर के वक्त हमें क्या करना चाहिए, तो यही सब है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. Is there any doubt? If there is any doubt, you can ask me right now. नो मैम। Okay. If there is no doubt, then I'll start asking questions. Adarsh? Adarsh, Yes, ma'am. what do you mean by universal precaution or standard precaution? In which we are hand sanitize या hand wash and fully prepare with the PPE kit. किन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ये? मैम ये जो यूज होता है मैम, हम जैसे हम अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम सेफ्टी पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं मैम। कोई पेशेंट अगर कोई किसी पेशेंट को अगर कोई वायरल फीवर है या किसी तरह का इन्फेक्शन है तो मैम हम उस सभी कंडीशन में पेशेंट्स पहन के लिए सकते हैं। इस्तेमाल करते हैं हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, सभी पेशेंट्स के लिए, ठीक है? Yes, सभी ma'am. पेशेंट्स के लिए, क्योंकि यू नेवर नो कौन से पेशेंट को कौन सी बीमारी है, इसीलिए सभी पेशेंट्स के लिए हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस है। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस जिससे हम इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं, which prevents the spread of Yeah. infection. It is a group of practices which prevents the spread of infection. Is that clear? आंचल, मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग कितना होता है? अंजलि बताओ, मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग कितना होता है? हाँ अंजलि बताओ। मैम मेडिकल का होता है मैम 40 to 60 सेकेंड का होता है। वेरी गुड, 40 to 60 seconds. सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग कितना होता है? मैम 3 to 5 minutes। वेरी गुड, 3 to 5 minutes. ओके। और विपाशा, हैंड रब हम कितने टाइम तक का, हैंड रब का क्या टाइमिंग होता है विपाशा? मैम 2 to 3 minutes। हैंड रब, अल्कोहल रब, विपाशा? 20 to 30 seconds। हाँ, 20 to 30 seconds. Okay. मैम 20 seconds। Okay, 20 to 30 seconds. Okay. So you can leave the class now. थैंक यू मैम। Okay, thank you. मैम। थैंक यू।